जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर इसकी डेट कब आया है और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में, आरओ जैसे एग्जाम में इसकी जो थीम है या जो इसकी टारगेट है वो भी पेपर में पूछ लेता है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। साथियों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं वर्तमान समय में पीसीएस, बीईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा और फिर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ केवल पेड ग्रुप में ही दी जाती है, फ्री में आपको केवल वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। गंगा एक्शन प्लान, यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त और औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। ठीक है, मतलब गंगा को कैसे शुद्ध रखा जाए, क्योंकि गंगा में बहुत सारी रिवर्स जाके मिलती हैं, उन रिवर्स को कैसे क्लीन रखा जाए, तो इसके बारे में ये पूरा प्लान है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, वर्ष 2010 में सरकार द्वारा सफाई अभियान को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया कि वर्ष 2020 तक कोई भी अनौपचारिक नगरपालिका सीवेज या औद्योगिक अपवहन नदी में प्रवेश ना करे। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया, गंगा एक्शन प्लान ने। स्वच्छ गंगा कोष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचारों की स्थापना, मतलब अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और नदी के जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, अब स्वच्छ गंगा कोष क्या करेगा कि गंगा की सफाई में पैसा देगा, अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है तो उसके लिए पैसा देगा, और किस तरीके से नदी में जैव विविधता बनी रहेगी इस पर काम करके वो देगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भुवन गंगा वेब ऐप, यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट, वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम, ध्यान रखना, 2014 में शुरू हुआ है गंगा के पूरे कायाकल्प के लिए, और अभी भी ये चल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्ट, राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई। इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। अभी हमने ऊपर देखा ना, ये देखिए, अभी जो हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन ये 2009 में बना था। ठीक है, बट अब इसको खत्म करके अब क्या आ गया है, अब आ गया है राष्ट्रीय गंगा परिषद। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई। इसने राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है यहाँ पे, और इससे पहले जो था हमारा
राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखना। देखते हैं जरा कोयला गैसीकरण क्या है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन को जलाने के बजाय रासायनिक रूप से जीवाश्म ईंधन को सिंथेटिक नेचुरल गैस में बदलने की एक तकनीकी है। ठीक है, वैसे तो आपने नाम सुना होगा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसी प्रकार से एक नए प्रकार का ईंधन है SNG। SNG का मतलब है सिंथेटिक नेचुरल गैस, जो हम बनाते हैं किससे? जीवाश्म ईंधनों से रासायनिक रूप को परिवर्तित करके। अब देखो, इस तकनीक से सिन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प का संयुक्त मिश्रण है। ठीक है, मीथेन मिलेगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, इनका एक मिक्सचर होता है। सिन गैस का उपयोग उर्वरकों, ईंधन, विलायक तथा संश्लेषित सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऊपर वाली जो अभी हमने देखी। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन करने के लिए, रासायनिक कच्चे माल या उर्वरक उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे अमोनिया बनाने में, हाइड्रोजन ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट, भूमिगत कोयला गैसीकरण। यह कोयले को गैस में परिवर्तित करने की तकनीक है। जब कोयला जमीन के अंदर होता है तो उसको गैस में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर प्रक्रिया से प्राप्त गैस को कुओं के माध्यम से निकाला जाता है। यानी हम जमीन के अंदर ही कोयले को गैस में चेंज कर देंगे, ये प्रोसेस है। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। वर्तमान में यूरिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें घरेलू प्राकृतिक गैस और आयातित लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस भी शामिल है। यानी हम जो अपने से निकाल रहे हैं वो भी, और विदेश से भी हमें खरीदनी पड़ती है। LNG का आयात महंगा है और इससे मूल्यवान विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इस तकनीक को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इससे देश में यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग हो जाता है। यानी हम यहाँ पे कोयले की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोयले को गैस में चेंज करके। अगला पॉइंट देखिए, कोयला गैसीकरण के साथ यूरिया का उत्पादन। यह परियोजना यूरिया में भारत के आत्मनिर्भरता में सुधार करेगी, भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देगी। यह पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध घरेलू कोयले के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। साथ ही इस तकनीक की सफलता से अन्य उत्पादों जैसे कि सिनगैस, डीजल, मेथनॉल, पेट्रोकेमिकल्स आदि के उत्पादन के लिए भी कोयले के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। कोयला और पेट्रोलियम करोड़ों साल पहले जैव द्रव्यमान के क्षरण से बने थे, इसीलिए ये ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, चाहे हम उन्हें कितनी भी सावधानी से उपयोग करें। खत्म तो होने ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब दहन अपर्याप्त वायु में अधूरा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इन उत्पादों में से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उच्च सांद्रता में जहरीले होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कोयला और पेट्रोलियम कार्बन के विशाल भंडार हैं और यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाएगी। ये इससे एक समस्या है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया, जिसका नाम था कोयला गैसीकरण। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।